दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे और इन चारों सीटों पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था। हर एक सीट पर या तो इंडी अलायंस के कैंडिडेट थे या फिर एनडीए के कैंडिडेट थे या फिर जन सुराज के कैंडिडेट थे। तो इन 4 सीटों पर तीनों पार्टियों के कैंडिडेट खड़े थे और 4 की चारों सीटों पर एनडीए अलायंस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत दर्ज किया है। इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत, उपचुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि पहली बार प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी जन स्वराज के कैंडिडेट को इन बाई इलेक्शन में उतारा अपने भाग्य आजमाने के लिए। ये चुनाव उनके लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट था। वो देखना चाहते थे कि जनता में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, जनता उनको सुनने के लिए आते तो हैं, क्या जनता उनको वोट भी देती है। तो ये सब देखने के लिए प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट से इन चारों जगहों पे उतारा था और इन चारों जगहों में से किसी भी जगह प्रशांत किशोर को जीत नहीं मिली वो तो छोड़िए, इन्हें नोटिस तक नहीं किया गया। हालांकि ये हर एक चुनाव में तीसरे नंबर पे रहे हैं। सिर्फ एक विधानसभा है तरारी नहीं, इमामगंज सीट पे उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। उन्हें करीब 37,000 वोट मिले हैं और 37,000 वोट मिले हैं और इनमें जो इमामगंज की जो सीट पर मेन कंटेस्टेंट थे वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो जीतन राम मांझी वाली पार्टी है उनकी बहू जो है दीपा कुमारी यहाँ से कंटेस्ट कर रही थी। राष्ट्रीय जनता दल से रोशन कुमार और जन स्वराज पार्टी के जितेंद्र पासवान यहाँ कंटेस्ट कर रहे थे। तो दीपा कुमारी को वोट मिले हैं 53,435 और जो आरजेडी के रोशन कुमार है उनको वोट मिला है 47,490 और जितेंद्र पासवान जो जन स्वराज के हैं इनको वोट मिला 37,103। तो जो नंबर 1 और नंबर 2 की जो पार्टी के बीच का जो गैप था सिर्फ 5,945। तो ये सीट जो एक ऐसी सीट है जहां चर्चा में इसलिए है क्योंकि जन स्वराज पार्टी की वजह से कह सकते हैं जो उनके वोट में स्प्लिट हुआ, इसकी वजह से आरजेडी इमामगंज सीट हार गई। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर्स हैं और जो जन स्वराज के जो वोटर्स हैं वो एक ही हैं। राष्ट्रीय जनता दल जनरली एम/बाई समीकरण पर विश्वास करती हैं और उसी एम/वाई समीकरण में सेंध मारने के लिए प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। और मतलब कि जो एक मुस्लिम्स में जो एक गैप है जो इतने सालों से आरजेडी उस गैप को फिलफिल नहीं कर पाई है, नीतीश कुमार फिलफिल नहीं कर पाए हैं। आज तक आरजेडी ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है, मुसलमानों के विकास के लिए उनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं। ये मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। आप किसी का वोट लेते हैं तो उनके विकास के लिए एक रोड मैप तो होना चाहिए। सिर्फ किसी एक पार्टी के डर से किसी का वोट लेना ये तो राजनीति नहीं है ना। आप अगर किसी का वोट ले रहे हैं तो उनका विश्वास जीतो कि हाँ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। सिर्फ आरजेडी मुसलमानों का वोट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उधर बीजेपी है, आरएसएस है, तो अगर वो जीत जाएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम में आ जाओगे, ये कह के मुसलमानों का वोट लेकर, मुसलमानों का वोट आज तक ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं यही कह के लिए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कोई भी पार्टी हो,
मुसलमानों के लिए किसी ने कोई आज तक डेवलपमेंट का रोड मैप बनाया नहीं। और मैं एक बात भी यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना गजवा हिंद चाहिए, इस्लाम चाहिए, इसके अलावा उनमें डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में खुश हैं। आज तक वो कांग्रेस को वोट देते हैं 70 सालों से। आज तक आज डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पे मुसलमान पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से, सोशलिक रूप से, हर तरह से। फिर भी अगर आज कांग्रेस मुसलमानों को वोट देने की बारी है तो वो कांग्रेस को दे देंगे। वो बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया है, एक सेकंड नहीं सोचेंगे। उन्हें सिर्फ कांग्रेस कुछ ना करे, लेकिन हाँ, उनके इस्लाम के मामले में वो खड़े रहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। तो बस अगर मतलब कि एक ही चीज आपको मिल पाएगी, दोनों चीज अगर आप चाहेंगे तो मिल नहीं पाएगी। खैर, अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन से सीट पर, मतलब कि बिहार के कौन से सीट पर किस पार्टी ने कितने वोट हासिल किए हैं और ये किसको ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो इमामगंज सीट एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पर जन स्वराज पार्टी ने आरजेडी कैंडिडेट रोशन कुमार को जीतने नहीं दिया। ये एक है। उसके बाद दूसरा सीट है बेलागंज। बेलागंज से जेडीयू की कैंडिडेट थी मनोरमा देवी। उन्हें वोट मिला है 73,334। उन्होंने हराया है राष्ट्रीय जनता दल अगेन के विश्वनाथ कुमार सिंह को, और इनको वोट मिला 51,943 और जीत हार का अंतर रहा 21,391। वहीं पर जन स्वराज के हैं मोहम्मद अमजद, इनको वोट मिला है 17,225। हालांकि अगर इन दोनों के वोट को जोड़ भी दिया जाए तो उतना नहीं पहुंच पाएगा जितना जेडीयू के मनोरमा देवी को मिला है। लेकिन अगर जन स्वराज यहां से कंटेस्ट नहीं करती तो मुकाबला रोचक हो सकता था। दोस्तों, मैं ये जो बाईपोल होते हैं या जो विधानसभा के पोल होते हैं उसमें 5,000 के जो कम के मार्जिन होते हैं, इन्हें मैं ज्यादा उतना अहम नहीं इसमें मैं कांटे की टक्कर ही मानता हूं। 5,000 का वोट से कोई भी आगे पीछे एक ईवीएम से में इतना फैसला हो सकता है। तो इसमें 5,000 का अंतर होता अगर यहाँ पर जन स्वराज अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करती तो ये सीट भी अगर मान लेते हैं कि जन स्वराज की वजह से विश्वनाथ कुमार सिंह कांटे की टक्कर देते देते रह गए, अभी 20,000 से ऊपर के से हारे हैं। तो ये था बेलागंज की सीट। उसके बाद की सीट है रामगढ़। रामगढ़ पर अगेन भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह जीते हैं। इनको वोट मिला है 62,257। इन्होंने बहुजन समाज के सतीश कुमार यादव को करीब 1,300 के मार्जिन से हराया है, 1,362 के मार्जिन से हराया है। और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के अजीत कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे हैं और जन स्वराज के सुशील कुमार सिंह चौथे नंबर पर है। उन्हें सिर्फ 6,513 सीट 13 वोट मिला है। तो रामगढ़ की सीट पर जन स्वराज कोई भी कमाल दिखाते हुए नहीं दिख रहे हैं। इमामगंज हो गया। उसके बाद आ जाइए तरारी की सीट। तरारी की सीट पर अगेन भारतीय जनता पार्टी के विशाल प्रशांत को 78,755 वोट मिले हैं। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के राजू यादव को हराया है और राजू यादव को वोट मिले 68,143। वहीं पर जन स्वराज के किरण सिंह जो कैंडिडेट है इनको मिला है वोट 5622। तो यहां भी अगर किरण सिंह के वोट को राजू यादव के वोट से जोड़ दिया जाए तो मुकाबला फिर कांटे का हो सकता था। तो इन सब को देखते हुए ये मैं कह सकता हूं कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, फुल फ्लेजेड चुनाव है वहां पर। और अगर नीतीश कुमार इधर उधर नहीं करते हैं तो अगेन चुनाव होने जाने वाला है
आरजेडी लेड एनडीए, और इधर बीजेपी नीतीश कुमार, रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, और फिर जीताराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इन दोनों के बीच में कंटेस्ट होगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो कंटेस्ट होगा वो ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि जन स्वराज जो है प्रशांत किशोर अपने फुल फ्लेज्ड, मतलब कि फुल पावर के साथ कंटेस्ट करने उतरेंगे और लोगों में जिज्ञासा रहेगी कि वो क्या करते हैं। तो इन विधानसभा को नतीजों को देखते हुए ये लगता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा डैमेज करेंगे तेजस्वी यादव की आरजेडी को, और मुझे इसमें कहीं कोई दो राय अब नहीं लग रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक को प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से साध रहे हैं। और इस बार मैंने खुद देखा है कि मुसलमानों का थोड़ा जो है झुकाव जो है प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ रहा है, वो उन्हें अपना नेता मानने लगे हैं, और उन्हें लगता है कि बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी को क्या चुनौती देंगे, वो तो चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, क्योंकि दोनों का वोट बैंक सेम है, और अगर उनमें स्प्लिट होता है तो ये निश्चित रूप से बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचा सकता है। तो तेजस्वी यादव को इसके लिए कुछ करना होगा, उन्हें अपना प्लान फिर से चेंज करना होगा, उन्हें भी मुसलमानों के लिए कुछ रोड मैप बनाना होगा। अदरवाइज प्रशांत किशोर तो रोड मैप के साथ तैयार हैं, प्रशांत किशोर यादवों के लिए भी रोड मैप लेकर तैयार हैं, मुसलमानों के लिए भी रोड मैप लेकर तैयार हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव के जो लड़के हैं तेजस्वी यादव, उन्हें सिर्फ अपनी फैमिली का रोड मैप दिख रहा है। इसके अलावा ना तो उन्हें यादवों से मतलब है, ना तो उन्हें मुसलमानों से मतलब है, और ना ही उन्हें सवर्णों से मतलब है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए ताकि वो अपने भ्रष्टाचार को बढ़ा सकें, अपने फैमिली की जो संपत्ति है उसमें वृद्धि कर सकें। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि लालू यादव का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है बिहार की जनता की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।